भाई साहब, तो आज मैंने ये देखा 3 घंटे 3 मिनट का टॉर्चर, जिसका नाम है जननायका, हिंदी में जननेता। तो क्योंकि मेरी शहर में हिंदी में मौजूद थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आराम से बैठकर देखा जाए। और क्योंकि थलपति विजय, मैं इनकी कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं है। आई मीन ही हैज़ दैट कैमरा प्रेजेंस, ही हैज़ हिज ऑरा एंड एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक या ओके, ये टिपिकल मास मसाला टाइप तो रहेगी, ये तो मुझे पहले से ही पता था। बट क्योंकि मेरे अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक गायत्री भी है जो हमेशा से हर एक पिक्चर में कुछ ना कुछ तो तुझे सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो तुझे नया एंगल देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग ही तरीके की, बहुत ही अमेजिंग तरीके की कुछ गाने, कुछ सिनेमाटोग्राफी, कुछ कलर ग्रेडिंग, कुछ ऐसा एक्शन सीक्वेंस, कोई कार चेजिंग सीक्वेंस, कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा जो तूने इसके पहले कभी नहीं देखा है। तो ये वाली जो ऑप्टिमिस्टिक गायत्री ने खुद को बोलती रहती है हमेशा, और इसी के चलते मैं इस पिक्चर के लिए चली गई। और फिर जो मैंने देखा, आहा हा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो भाइयों और बहनों, अगर आप थालापति विजय के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो, डाई हार्ड वाले फ़ैन हो, तो इस वीडियो के बाद आपका थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक हो सकता है, क्योंकि आप ऑनेस्टी को झेल नहीं पाओगे। मेरा काम है कोई भी सिनेमा के तौर पर मुझे कैसा लगा उसके बारे में बात करना, और उस पर्टिकुलर सिनेमा के थीम के बारे में, यानी कि विचारधारा के बारे में बात करना। तो क्योंकि आज के इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपको ये पिक्चर देखनी है तो आप वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हो। बढ़ते आगे। तो जननेता ये एक टिपिकल साउथ की मास मसाला फिल्म है, जिसके हर एक 2 मिनट के बाद ये फिल्म चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहती है ममा मास, ममा मास, मास मास मास, ममा मास। तो ये पिक्चर चीख चीख के कहलाती है कि तुम मास देखने के लिए आए हो। ठीक है, चलो मैं वो भी चीज़ एक्सेप्ट कर सकती हूँ। देखो, मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो वाहियत से वाहियत पिक्चर भी देख लेती है। मेरी टीम में 2 से 3 लोग हैं। अगर हम जब भी किसी पिक्चर को देखने के लिए चले जाते हैं तो मेरी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, मोबाइल पे कीड़े करेंगे, या तो एक दूसरे से बात करेंगे, या तो फिर डिस्कस करेंगे, या तो इधर उधर देखेंगे जब पिक्चर चल रही है तब। बट मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। मैं पॉपकॉर्न्स देखती तक नहीं, मैं समोसा में अगर कोई मक्खी हो या फिर कुछ बाल वाल हो, मैं वो भी नहीं देखूंगी। मेरा इतना ध्यान पूरा उस पर्टिकुलर सिनेमा के लिए होता है। मैं आजू बाजू में भी नहीं देखती कि क्या चल रहा है, कौन बैठा हुआ है, क्या। इतना ज़्यादा ध्यानपूर्वक सिनेमा देखने वाली मैं बंदी आज हर 10 मिनट के बाद मुझे इरिटेट हो रहा था, और मैं लिटरली इंतज़ार कर रही थी कि कब इंटरवल हो जाए, कब लू के लिए चले जाए, कब थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, कब 2-4 कदम में चल जाओ और फिर उसके बाद थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करके वापस एक बार आ जाओ, और फिर कब एक बार फाइनल दी एंड करके आ जाए। भाई साहब, क्या ये वो पिक्चर आपने बनाई है? मुझे सारे के सारे मेकर से पूछना है, जहां पर आप एक ट्रिब्यूट देने वाले थे, है ना, थलपति विजय को। इस तरीके से आपने ट्रिब्यूट दिया है। भाई साहब, इससे बेहतर तो अगर ये पिक्चर नहीं बनती तो बेहतर होता। हर 15 मिनट के बाद स्लो मोशंस आ रहे हैं, हर 15 मिनट के बाद विजय की एंट्री हो रही है। मैं समझ सकती हूँ एक इमोशनल क्लिफ हैंगर इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की आखिरी पिक्चर है, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली सीएम बन चुके हैं, पॉलिटिकल करियर उन्होंने चूज किया अपनी करियर पे जब वो पीक पे थे उस समय पे। बट उसके बावजूद जब आपको पता है कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हो, जहां पर आप एक पर्टिकुलर एक्टर की करियर की लास्ट पिक्चर बना रहे हो, तब यार उसमें थोड़ा बहुत सेंस, थोड़ी बहुत स्टोरी, थोड़ा बहुत लॉजिक, अगर ये सारी चीज़ें भी निचोड़ के रख देते तो शायद ये पिक्चर देखने लायक बन जाती। बट नहीं ना, पूरी की पूरी पिक्चर में हर 10 से 15 मिनट के बाद विजय की एंट्री हो रही है, वो भी स्लो मोशन में। पता नहीं क्यों, वो जगह कौन सी है, कहाँ पर उनकी एंट्री हो रही है, कौन से वक्त पे हो रही है, वहाँ पे कैरेक्टर्स बाकी की क्या बात कर रहे हैं, क्यों वहाँ पर स्लोमो दिखाया जा रहा है, इमोशंस कौन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्लोमो दिखा दो, बात खत्म। ये एक्चुअली सिनेमा के तौर पर आप इस पिक्चर को नहीं कंसिडर कर सकते हो। लाइक आई सेड ऑलरेडी, इफ यू आर अ बिग डाई हार्ड फैन ऑफ थलपति विजय, यू विल लव दिस फिल्म। बट एज अ सिनेमा लवर, एज अ सिनेमा प्रेमी, मैं इस पिक्चर के साथ नहीं जुड़ पाई। प्लॉट तो भाई साहब, प्लॉट के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इन्होंने पिक्चर में सब कुछ डालने की कोशिश की, मतलब सब कुछ जो भी है इस पूरी दुनिया में, जितने भी एलिमेंट्स है जिसके ऊपर सिनेमा बनाया जा सकता है इंडिविजुअली, वो हर एक एलिमेंट इन्होंने इस पिक्चर में डाल दिया। विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सोशल मैसेजिंग देना, हीरोइज्म एंड वॉट नॉट, लिटरली एवरी सिंगल थिंग आपको इस पिक्चर में मिलेगी। इसी की वजह से ये पिक्चर एक खिचड़ी बन चुकी है। विजय थलपति जी, इनके साथ एक चीज़ अच्छी हुई है, एक चीज़ बुरी हुई है इस पिक्चर के मामले में। अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ये पिक्चर एक्चुअली इलेक्शन से पहले रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि अगर ये पिक्चर इलेक्शन से पहले रिलीज़ हो जाती तो मार्क माई वर्ड्स, विजय आज सीएम नहीं होते, वो इलेक्शन हार जाते। क्योंकि इतनी बुरी पिक्चर देखने के बाद फैंस भी लिटरली मतलब ऐसे खुद को ही बोल देंगे कि भाई यार मैं क्यों देखने के लिए आया हूँ या फिर आई हूँ इस पिक्चर को। और बुरी चीज़ ये हुई है कि इस तरीके से आपने ट्रिब्यूट दिया है विजय को कि यार नहीं भाई, मतलब
समवेयर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग भी रहा था कि यार क्या मतलब क्यों बनाई ये पिक्चर, और थलापति विजय इन्होंने भी इस पिक्चर को क्यों एक्सेप्ट किया, आई डोंट नो दैट। ये पूरी की पूरी पिक्चर भगवन केसरी जो पिक्चर है उसकी आपको रीमेक लगेगी। इनफैक्ट जो प्रॉप्स इस्तेमाल किए गए हैं एक्शन के लिए, जो एक शस्त्र बना लेता है खुद का ही हीरो, तो वो सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में दिखाई देगी। प्लॉट भी सेम है। ये पिक्चर ऑलमोस्ट मतलब हूबहू भगवन केसरी इस पिक्चर की जैसी है। तो क्यों ऐसा किया मेकर्स ने, आई डोंट नो। इस पिक्चर में पॉलिटिक्स को भर भर के घुसेड़ा गया है एंड वो बहुत ही फोर्सफुली लगता है सम पॉइंट्स पे, क्योंकि हर एक जगह पे फोर्सफुली लिखे गए डायलॉग्स है, वोट वोट वोट, वोट के लिए ऐसे करो, वोट के लिए वैसे करो, मतलब उंगली दिखा दिखा करके वोटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। एंड लिटरली ठीक है, आप एक डायलॉग बोल दो, बात खत्म कर दे भाई, अभी नहीं ठीक है, बट नहीं, वो हर तीसरे घटनाक्रम में वो कहीं ना कहीं पे पिरोया गया है वो एक डायलॉग। तो वो समझ में आ जाता है आपको कि पॉलिटिकली ड्रिवन फिल्म है और इसमें वही एक एजेंडा है कि आप कुछ भी करके विजय थलापति को वोट दे दो। तो इसी की वजह से इसी एक एजेंडे के तहत इस पिक्चर को बनाया गया था ताकि इलेक्शन से पहले इसको रिलीज कर दिया जाए। पर भाई चीजें बहुत फोर्सफुली लग रही थी थ्रू आउट द फिल्म। एक जगह पे बॉबी देओल लिटरली, पता है, वो सारे लास्ट में साईफाई का एक एंगल दिया गया है, तो सारे के सारे ना मतलब ड्रोन्स उड़ाए गए हैं, तो वो ड्रोन्स और वो रोबोट्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, तो उनको चलाने के लिए बॉबी देओल लिटरली ऐसे ऐसे चला रहा है। इतना मजाकिया तरीके से मतलब क्लाइमैक्स है और प्री क्लाइमैक्स है कि जिसकी कोई हद नहीं। एंड बिलीव मी, मतलब आप हंस दोगे उस वाले मोमेंट पे, सिर भी पकड़ लोगे, हंसोगे भी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। और ना बॉबी देओल का जो कमबैक हुआ है उसके बाद बॉबी देओल को हर एक पिक्चर में लेना प्लीज़ ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ कुछ एक्टर्स को थोड़ा अंडररेटेड ही रहने दो। हर जगह पे सिमिलर टाइप की एक्टिंग हमको नज़र आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक ले सारे के सारे एक्टर्स। बहुत ही सोच समझ के फिल्म्स को आप चूज़ करो ताकि व्यूअर्स जो है वो भी एग्जॉस्ट ना हो जाए। फिल्म एक इमोशनल एंगल हमारे सामने रखने की कोशिश करती है, बट क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी पैची है, कोई भी चीज़ कहीं पर भी चिपका दी गई है, लिटरली चिपका दी गई है फेविकॉल से, एंड उसकी वजह से मतलब माँ आखिरी सांसें गिन रही है तब भी हमको रोना नहीं आएगा वहाँ पर। उसके बाद मतलब कुछ भी कहीं पर भी हो रहा है, चाचा और भतीजी का जो रिश्ता है वो भी कई जगह पे ठीक है, आपको थोड़ा बहुत वो लगेगा कि हाँ क्योंकि आपने भगवान केसरी पिक्चर ऑलरेडी देख ली है तो आपको रिपीटेटिव ही लगेगा, बट कई जगह पे वो लिटरली कुछ नई चीज़ें ऑफर नहीं करते हैं। तो आई डोंट नो, मतलब इमोशंस पूरी की पूरी पिक्चर में मुझे मिसिंग लगे। अगली एक चीज़ जो मुझे खटकी की पूरी पिक्चर में इंडियन आर्मी का मजाक बना के रख दिया है, जिस तरीके से उनको दिखाया है बहुत ही बेवकूफ़ तरीके से दिखाया है। सेम जो अल्फा में दिखाया था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है। पता नहीं क्यों इनका क्यों भरोसा नहीं है इंडियन आर्मी पर, ऐसे क्यों स्टोरियाँ लिखी जा रही है, आई डोंट गेट इट। दूसरी एक चीज़ की पुलिस तो एवी है, मतलब पुलिस शुरुआत के सीन में वो है, अरे वो आ रहा है, वो आने वाला है, वो जंगल का राजा है, तुमको नहीं पता तुम किससे भिड़ रहे हो, तुमने वो देखा। इतनी ओवर एक्टिंग करते हुए, मतलब 40 से 50 गुंडे आ रहे हैं, एक घर में घुस रहे हैं बड़े बड़े हथियार लेकर, और फिर वहां पर वो विजय थालापति को देखते हैं और फिर हमने किसको देख लिया, ओ माय गॉड, तुमको नहीं पता हमने किसको देख लिया, वो कौन था वहां पर, ओ माय गॉड। वापस वही वो साउथ का पैंतरा, वो आ रहा है, वो निकल चुका है, वो बस निकलने ही वाला है, वो निकल चुका है, वो ट्रेन से आ रहा है, वो आ रहा है, वो भी आ ही जाएगा, वो अभी आने ही वाला है, ओ माय गॉड। इस पूरी की पूरी पिक्चर में जो विलन है यानी कि बॉबी देओल है, वो कहीं से भी कुछ भी कर रहा है, एंड वो अफ्रीका का पूरा सीन इतना बंडल तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे भर भर के बहुत सारा एक्चुअली सिंबॉलिज्म था, बहुत सारी पॉलिटिकली चैलेंज करने वाली चीज़ें थी। पूरी की पूरी पिक्चर में आपको बहुत ही मजाकिया चीज़ें ही लगेगी और आप बिल्कुल भी फिल्म को सीरियसली नहीं लेना चाहोगे। उसके बाद हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स का जो असैसिनेशन दिखाया गया है, यानी कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से उनके साथ वो चीज़ें उन्होंने की है, तो वो बेहद एक मजाक था। एंड समवेयर वो देखने के बाद आपको लगेगा, आपको खुद का सिर एक्चुअली पकड़ने का मन करेगा। उसके बाद मिशन मेलुहा यानी कि MM, तो इसका एक रेफरेंस दिया जाता है एंड अखंड भारत, और फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरह ये चीज़ करो कि फूट डाल दो और एक दूसरे को ही बस ये मारेंगे काटेंगे एंड ख़त्म हो जाएंगे, उस तरीके की एक स्ट्रैटेजीज़ करने के लिए मिशन मेलुहा है। और फिर उसका बाद में जाके कुछ सर्कल जैसे हम करते हैं ना कि
सर्कल क्लोज हो गया, कुछ आपने शुरुआत में पिरोई हुई चीज़ है जिसका इंतज़ार हम लोग लास्ट में कर रहे हैं कि इसका कब आप सर्कल बैक करोगे, तो वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे अनआंसर्ड चीज़ें हैं इस पिक्चर में जो क्लाइमैक्स खत्म होने के बाद भी आपको वो जवाब नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल भाई साहब स्क्रीन प्ले बहुत ही बोरिंग है। मतलब 3 घंटे में मैंने लिटरली 8 से 10 बार मेरा फ़ोन चेक किया होगा कि मुझे पता नहीं किस किस के पेंडिंग मैसेजेस आए हैं। मैं ज़रा फटाफट रिप्लाई कर देती हूँ। पूरी पिक्चर में 2 से 3 गाने बीच में ही कहीं से भी आ जाते हैं। आई गेट दैट कि आपको एक ट्रिब्यूट देना है थलपति विजय इनको, बट उसके बावजूद वो पर्टिकुलर गाना क्या उस पर्टिकुलर स्क्रीन प्ले की डिमांड थी? बिल्कुल नहीं। बीच में ही गाना आ जाता है। लिटरली डायलॉग भी है, चलो अभी गाने का वक्त हो चुका है, चलो थोड़ा ठुमका लगा लेते हैं। मतलब क्यों? पूरी पिक्चर में स्टोरी कहीं पर भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे पिक्चरों को एक साथ एक मिक्सी में डालने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसको उन्होंने नाम दिया जननेता। इस पूरी पिक्चर का डायरेक्शन एक बहुत बड़ा जोक था, एक बहुत बड़ा मजाक था, क्योंकि आप व्यूअर के तौर पर ये फिल्म आपको चैलेंज करती है कि भाई साहब तुम में कितना पेशेंस है, तुम दिखा दो तुम में कितना पेशेंस है। पूरी पिक्चर में मेरे आजू बाजू के बहुत सारे लोग एक्चुअली उठ के चले जा रहे थे। मतलब शुरुआत के 15-20 मिनट के बाद ही बहुत सारे लोग उठ के चले गए। फिर बाद में हर आधे पौने घंटे के बाद लोग उठ के चले जा रहे थे, क्योंकि 3 घंटे 3 मिनट की पिक्चर है, काफी लंबी आपको महसूस होगी बिकॉज ऑफ द वीक स्क्रीन प्ले एंड वीक स्टोरी टेलिंग। एक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ भी नया एक्शन नहीं, टिपिकल साउथ के जैसा ही एक्शन। भर भर के ब्लोअर्स इस्तेमाल किए गए ताकि हवा चल रही है और फिर बाल उड़ रहे हैं, एंड देन वो डायलॉग्स, वो पैर रखने के बाद धूल मिट्टी उड़ रही है, लोग भी उड़ रहे हैं, उस तरीके का एक्शन। एंड लिटरली एक्शन का एक भी कंटिन्यूएशन में शॉट नहीं है। हर जगह पे कट चट करके स्लो मोशंस में एक्शन दिखाए जाते हैं। कैमरा के नीचे एक्चुअली एक्शन हो रहा है, तो बस चेहरे के इमोशंस दिखाए जा रहे हैं कि मारते वक्त कैसा चेहरा है। लॉजिक इस पिक्चर में है नहीं, क्योंकि 60-70 लोग मारने के लिए आते हैं थलपति विजय को, एंड फिर मतलब इन लोगों का एक रैकेट क्या है कि इलीगल गन्स वेपन्स को ये इंडिया में ला रहे हैं, बराबर। मतलब इनके पास बहुत सारा गन वेपन वगैरह है, बट ये गन इस्तेमाल नहीं करेंगे जब सामने थलपति विजय है और उसको मारने के लिए जब जा रहे हैं। ये बस कुल्हाड़ी, तलवार या फिर कोई डंडा है, कोई इसी चीज का इस्तेमाल वो करेंगे और फिर एक एक करके जाएंगे। साथ में 70 लोग मारने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि चाहे सामने शक्तिमान हो, मुकेश जी, चाहे सामने शक्तिमान हो, फिर आप हो 70 लोग अगर एक साथ आपको मारने के लिए आ रहे तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, बराबर। तो एक एक करके जाएगा हर एक बंदा और फिर बाद में सब लोग बाप रे बाप रे बाप रे, और फिर वो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे वो लोग। इसके बाद CGI VFX और स्पेशल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट का काम तो मुझे लिटरली ऐसे लगता है कि बंदे का पेमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसने भी सोचा कि हाँ ठीक है, तुम मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैं तुमको इस तरीके का काम दूंगा। तो हर जगह पे आपको घटिया से घटिया CGI का काम दिखेगा। मतलब इतना वाहियात। एक जगह पे लास्ट में विजय और बॉबी देओल इनका एक्चुअली कॉम्बैट चल रहा है, वहाँ पर लिटरली बैकग्राउंड में बहुत सारे एक्सप्लोसिव सीन्स हैं और उसी के यहाँ पर बॉबी देओल इनका एक्चुअली बॉडी डबल इस्तेमाल किया गया और उनके चेहरे पे मतलब चेहरा मॉर्फ किया गया है बॉबी देओल का। वो इतना बुरा है, इतना बुरा है। यूट्यूब पे जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ना, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे कुछ अपने रील्स वगैरह डालते हैं एडिट वगैरह करके, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं इनसे, बहुत ज़्यादा बेहतर। तो भाइयों देखो, ओवरऑल ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ थलपति विजय इनके जो डाई हार्ड फैंस हैं, जिनको सिनेमा से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म, इन सारी चीज़ों से एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता, उनको बस विजय थलपति को देखना है, तो वो इस पिक्चर के लिए डेफिनेटली जा सकता है। और बाकी के लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जननेता इस पिक्चर को देना चाहूँगी 1 स्टार आउट ऑफ 5। वो 1 स्टार भी सिर्फ और सिर्फ थलपति विजय इनके लिए, सिंस दिस वॉज हिज लास्ट फिल्म। एंड हाँ, कई जगह पे वो आपको भी बुरा लगता है कि भाई कुछ अच्छी पिक्चर ही बना दी जाती, क्योंकि लास्ट पिक्चर थी, तो हाँ बस उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसकी वजह से। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।